Good afternoon, students. Welcome to the online classes for Adarsh Pal Nikitan Senior Secondary School. हम लोग क्लास 9 की मैथ क्लास में आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए। पहले तो स्टैटिस्टिक्स की कहानी शुरू होती है रॉ डेटा से, ठीक है। रॉ डेटा से शुरू होती है। रॉ डेटा से हम लोग अपना डेटा बनाते हैं और फिर डेटा का एनालिसिस शुरू करते हैं और इसी एनालिसिस से हमारा स्टैटिस्टिक्स निकलता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में अब इस बात को समझना, तो रॉ डेटा डेटा क्या होता है। रॉ डेटा ये होता है कि जब आप किसी सर्वे को कर रहे हैं, ठीक है, आपने ओरिजिनली जिस कंटेंट को पिक किया, मतलब जैसे आप यही जानना चाह रहे हैं कि लोग आज के समय किस टाइप की म्यूजिक कैटेगरीज को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आपने अलग अलग पॉप साउंड, जैज साउंड, अलग अलग साउंड्स को तय किया और फिर लोगों का सर्वे किया इस बारे में। तो आपने पाया कि इस म्यूजिक को पसंद करने वाले इतने हैं, इस म्यूजिक को पसंद करने वाले इतने हैं। हालांकि ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया इसको हम लोग रॉ डेटा बोलेंगे। सबसे पहली चीज, इसको डेटा नहीं बोलेंगे। तो डेटा किसको बोलेंगे? मान लो आपने जब सर्वे कर लिया और डेटा जो कलेक्ट किया उसको आप तय कर रहे हो कि जो डेटा है इसको हम लोग कैटेगरी मतलब जनरेशन वाइज या फिर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं। यानी कि जो चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे कम उसके बाद में, और ऐसे कर देते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में रख देते हैं। या फिर हम लोग अपने डेटा को जनरेशन के हिसाब से या एज ग्रुप के हिसाब से सेट कर दें कि 10 साल से लेके 25 साल तक के लोग किस टाइप की म्यूजिक को सुनते हैं, या 25 साल से 45 साल तक के लोग किस टाइप का सुनते हैं, 45 से 70-80 वाले कितने को सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चॉइस। तो आपने डेटा को जब अरेंज कर दिया किसी तरीके से तो हम लोग उसको बोलेंगे डेटा। अब इसको रॉ डेटा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। रॉ डेटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा होता है जिसके संग हम लोग कुछ नहीं, बस वो हम लोग का एज इट इज पिक्ड डेटा होता है, ठीक है ना। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें अंतर है, बहुत ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगा रॉ डेटा और डेटा में अंतर। इसके बाद आता है हमारा एनालिसिस। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको, मतलब पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि डेटा जो हम लोग ने कलेक्ट किया उसको तैयार रखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग बुक लाए हो तो पेज नंबर 240 ओपन कर लो। पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 में आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर एग्जांपल 1 में देखो 30, 55, 36, 95, 73, 60, 22, 25 अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। इसको रॉ डेटा बोला जा रहा है क्योंकि ये डेटा एज इट इज लिया गया। लेकिन अगली लाइन पर क्या किया, नीचे देखो 25, 36, 42 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो इसको अब क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या किया है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ द 100 मार्क्स ऑफ अ 30 स्टूडेंट। क्लास में 30 स्टूडेंट थे, किसने क्या नंबर पाया उसको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस नंबर को देखो, recall that the number of students who have obtained a certain number of marks in a class called a frequency of those marks। अब देखो जो डेटा होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होती है ऑब्जर्वेशन और दूसरी होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोग बता सकते क्या है ये दोनों चीज? ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो। तो देखो ऑब्जर्वेशन यही होता है कि जब आप किसी चीज को, जब जिस चीज को सर्वे कर रहे हैं, आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है उस इंटरेस्टेड एरिया में आप जिस टाइप के डेटा को कलेक्ट करेंगे वो आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। जैसे मैं आप लोग में किसी एक को काम दे दिया कि जाओ इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में काउंट करके ले आओ, हर क्लास को। तो आप जाओगे अपनी बगल वाली क्लास में, मान लो बगल वाली क्लास क्लास 12th है तो उसका डेट उसमें काउंट कर लोगे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 12th में आएंगे वो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, आपने क्या पाया। आप किसी काम को करने गए और आपने क्या पाया, यही आपके ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ऐसा होता है कि क्लास 12th में 39 स्टूडेंट्स और जब आप क्लास 8th का सर्वे करने जाते तो उसमें भी 39 स्टूडेंट निकल के आते। तो आप बोलते हैं कि 39 ऑब्जर्वेशन हमने 2 बार पाई है। कितनी बार? 2 बार। तो आप बोलते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन 39 2 टाइम्स है। यही होता है फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अंतर समझ में आया, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सआई और इसको बोलते हैं एफआई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार अकर होती है। इसको ऑफन भी बोलते हैं, OFTEN, है ना, हाउ ऑफन समथिंग इज अकरिंग। ठीक है ना, तो इस चीज का छोटी सी चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो तो आप अपने बुक में देख रहे होगे, डेटा को जब अरेंज किया है वो एग्जांपल नंबर 2 में क्या किया, हमारा एक साइड मार्क्स लिखा और दूसरी साइड क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब मार्क्स लिख दिया और फ्रीक्वेंसी लिख दिया ना, तो 14.1 में ये जो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखो उसको डेटा को यहां पर मार्क्स लिख दिया है सारे असेंडिंग ऑर्डर में, 10, 20, 36, ऐसे ऐसे सारा डेटा लिखा है ना। और फिर उसके 1 1 3 4 1 1 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखा है, दिख रहा है। लास्ट में क्या लिखा है इसमें, दिस इज कॉल्ड द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो टेबल आपकी बन के आती है, यहां पर समेशन एफ आई भी कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, तो जो टेबल बन के आएगी इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको बोलेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, आया समझ में क्या होता है। इसी तरह देखो, लेकिन अब यहां पर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3, यहां पर भी 100 प्लांट्स का, हर एक स्कूल में 100 स्कूल थे, कितने स्कूल थे, 100 स्कूल्स, हर एक स्कूल में 100 प्लांट्स लगाए गए। ठीक है ना, हुआ क्या, आप कुछ महीनों बाद उसको ऑब्जर्व करने गए कि कितने प्लांट सरवाइव कर रहे हैं किस स्कूल में। तो आप पहले स्कूल में गए, वहां पर 95 प्लांट सरवाइव कर रहे हैं, अगले में 67। एक तरीका है ये, जैसे कि आप भी एक मान लो आप ह्यूमन मिनिस्ट्री में काम करते हो, हमारे सरकार के गवर्नमेंट में ह्यूमन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री या ह्यूमन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम करते हो। ठीक है ना, तो आपको जायजा लेना है कि किसी स्कूल की स्थिति अच्छी है या नहीं, ये बात जाननी है। तो आप क्या करो, कोई स्कूल मतलब प्लांट्स वगैरह पे, मतलब पेड़ पौधों को लेके कितना ज्यादा सीरियस है, इस बात को पता करो। इस बात को पता करने के लिए, मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं, इस चीज को जानने के लिए, मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीर के लिए, हमारी सांस के लिए हमारे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उस चीज को जानना है। तो आप क्या करोगे, कोई भी 100 स्कूल पकड़ लोगे, उन सब में 100 प्लांट्स लगवा दोगे और 3 महीने बाद अपनी एक टीम भेज दोगे कि जाओ पता करके आओ किस स्कूल में कितने प्लांट सर्वाइव किए, तो आपके पास ये डेटा रेडी होके आ जाएगा। अब जिस स्कूल में जितने ज्यादा प्लांट सरवाइव करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि इस स्कूल की स्कूल में प्लांट्स की कितनी ज्यादा देख रेख की जा रही है। इवन वहां के बच्चे भी प्लांट्स को केयर करते हैं या नहीं करते। अगर वो प्लांट्स के बच्चे भी केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं, ये बात के चांसेस ज्यादा है कि 90+ तो सरवाइव करेंगे ही प्लांट्स, है ना। लेकिन जिस स्कूल में देख रेख सिर्फ वहां के कोई 2-4 लोग कर रहे हैं, या माली है, जो भी है, गार्डनर है, वो कर रहा है, तो 50-60 करेंगे, क्योंकि वो अकेले 100 प्लांट्स को कैसे देखेगा, है ना। तो ये बात है। तो मतलब कोई स्कूल कितना ज्यादा कॉन्शियस है, वो चाहता तो, जो ऑर्गेनाइजर है जो 100 प्लांट्स लगवा रहा है, वो 20-25 प्लांट्स भी लगवा सकता था, 100 ही क्यों लगवाए, क्योंकि 100 प्लांट्स लगाना एक ऐसा अमाउंट है जो 50-60 कुछ कोई एक सिंगल पर्सन करेगा, बचे हुए 30-40 का सर्वाइबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस स्कूल के ईच एंड एवरी मेंबर कितना ज्यादा कॉन्शियस है इस पॉइंट को लेके। ठीक है ना, तो जिस स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा आएगा उससे ये बात साबित होगी कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना ज्यादा एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। तो आपके पास इतना बड़ा डेटा आएगा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, टेबल नंबर 14.2 देखो अपनी अपनी बुक में, पेज नंबर 242 पर। क्या किया, प्लांट्स का रेंज बना दिया कि जिस स्कूल में 20 से 20 से 29 प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे 3 स्कूल हैं, टेली मार्क भी लगाया ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डेटा लें, ऑब्जर्वेशन लें, उसके बाद टेली मार्क जरूर बनाएंगे। ठीक है ना, टेली मार्क इज अ फंडामेंटल स्टेप ऑफ काउंटिंग, ये बात समझ लीजिएगा, है ना। काउंटिंग करने के लिए टेली मार्क का इस्तेमाल करना ही है। ठीक है ना, आगे जाके टेली का कोर्स होता है ना, कॉमर्स वाले करते हैं, उसमें भी यही सिखाया जाता है। कहने का मतलब, टैली का मतलब होता है एरर को अवॉइड करना।
किसी काम को इतना आसान तरीके से करना कि उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो, ठीक है ना। यही होता है टैली का मतलब। तो यहाँ पर आप ये जो टैली मार्क बना रहे हो क्या करोगे, जैसे ही जो भी नंबर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके उधर से कट करके इसके लिए टैली मार्क यहाँ पे बना दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका डेटा ये बन के रेडी हो जाएगा, दिख रहा होगा अपनी अपनी बुक में, ठीक है ना। तो यही है हमारा, इतनी चीज बेसिक सी चीजों को ध्यान रखना है। डेटा को उठाना है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन तैयार करना है, फिर टैली मार्क तैयार करना है। टैली मार्क जब कंप्लीट हो जाए तब उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, तो समझ में आया, डेटा को इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी आप क्या सीख रहे हो कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आपने दो चीजें सीखी। पहला, डेटा को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। दूसरा, ये जो आपका नया वाला जो आपका नजर आ रहा है, नया वाला जो प्लांट्स वाला नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों चीज अंतर है, दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वो सारे के सारे सिंगल वैल्यूज होती है कोई ना कोई, है ना। लेकिन यहां पर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके साथ टैली मार्क होता है और फिर फ्रीक्वेंसी होती है। और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हमेशा रेंज में होती है वैल्यूज, ठीक है, रेंज में होती है यहां से लेके वहां तक। समझ गए ना बात। इस चीज का बहुत बेसिक सा ध्यान रखना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। आगे इसका बहुत हेल्प रहेगा हम लोग को क्लास 10th में। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह से कुछ डेटा आपको एक्सरसाइज 14.2 में दिया है। 14.2 में कोई क्वेश्चन जानना चाहता है किसी तरह का, तो बताऊं करके, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी। 14.2 में 7 सर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं, एक जन ने 7 की डिमांड की है, देख लो। हमारा यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस आर गिवन बिलो। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the digits from 0 to 9 after the decimal point, and what is the most and least frequently occurring element number। बट एक बात बताओ, यहां पर मैंने कितने तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, दो। तो पहला एक है ग्रुप, एक है अनग्रुप। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप का कि अनग्रुप का। हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है क्या। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, 10 ऑब्जर्वेशन है। हर एक ऑब्जर्वेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन ज्यादा है या कम है आपके अकॉर्डिंग, कम है, ज्यादा है, कम है। लेकिन अगर आपको 1 से लेके 100 तक नंबर लिखना होता तब, जैसे आप प्लांट को सर्वे करने जा रहे हो तो कि कोई हो सकता है किसी स्कूल में 1 प्लांट सर्वाइव कर रहा हो, किसी में 2 कर रहे हो, किसी में 3, किसी में 4। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 100 है, तब ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम लोग अनग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ग्रुप का। ग्रुपिंग तभी करेंगे जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका कितना करेंगे, हमारा नंबर ऑन डेसिमल प्लेस पहला, और दूसरा उसका क्या हो जाएगा, टेलीमार्क, और फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। आपको वो नंबर दिख रहा होगा 50 डेसिमल प्लेस का है ना। तो पहले तो सारे नंबर लिख लो, क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहला नंबर क्या है 1, उस 1 को कट करेंगे और यहां 1 के आगे एक टैली मार्क लगा देंगे। अगला नंबर क्या है 4, तो 4 को कट करेंगे उसमें से और यहां लगा देंगे एक टैली मार्क। फिर उसके बाद क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 4 1। फिर क्या है 5 9 2, 5 9 2। ठीक है, अगला क्या है 6 5 3 5, 6 5 3 5। ठीक है, 8 9 7 9, इस तरह से सारे नंबर दिख रहे हैं ना, सबके लिए टैली मार्क रेडी करेंगे और फिर उसके बाद सबकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो आपका ये जो बन के आएगा यही हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, ठीक है ना, यही इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद एक चीज और है इसमें, क्या बोला है, make a frequency distribution of the 0 to 9 decimal point and what are the most and least frequency occurring digit। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है और कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे कम टाइम आ रहा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है वो सबसे कम है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एज अ मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैथ आगे पढ़नी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है ये 50 डेसिमल ना करके 10 या 15 या 20 प्लेसेस तक दे दे आपको, ठीक है ना, ऐसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें इनमें से और कोई जानना चाहता है क्या क्वेश्चन, किसी ने पढ़ा है ये चैप्टर, जस्ट अ मिनट। और कोई क्वेश्चन 14 ये क्या बोलते हैं 14.2 में और कुछ पूछना चाहते हैं क्या, कोई सवाल, कोई अगर सवाल आप जानना चाहते हैं तो बोलिए, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। देख लीजिए, हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 14.2 में कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। अ कंपनी manufactures car batteries of a particular type. The lives in a year of a 40 such batteries were recorded as follows। है ना, एक कंपनी का एक कंपनी जो है कार मैन्युफैक्चर्स के कार की बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है, उसकी बैटरीज कितनी लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसका वो डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ऐसे वो 1 2 3 6 7 8 टोटल 40 कारों पे करती है, 40 सच बैटरीज को ऑब्जर्व करती है और सबकी लाइफ पता करती है। तो सारी सबकी बैटरी लाइफ ईयर्स में दी गई है। पहली पहली बैटरी 2.6 ईयर्स काम करती है, दूसरी बैटरी 3 ईयर्स काम करती है, फिर 3.7 है, ऐसे सारा नंबर्स है ना। तो हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या तैयार करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। तो 14.2 में क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है, देखना होगा क्या। पहले तो इस जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो आपको चीजें जो ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या बोलेंगे, लाइफ इन ईयर्स, एंड इधर फ्रीक्वेंसी आएगा, इधर फिर आएगा टेलीमार्क, और फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ बैटरीज, यही होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, कितनी बैटरी है जो इतने से इतने लाइफ तक है।
तो पहले क्या करो ना, सबसे पहले ये देख लो कि डेटा में जो आपको डेटा दिया जाएगा उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर। सबसे मिनिमम नंबर है आपका 2.2 है सबसे मिनिमम। और लार्जेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 4.6 अगली लाइन में। तो यानी कि हमारा डेटा जो है 2.2 से लेके 4.6 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है दो दो का दो दो पॉइंट्स का इंटरवल ले सकते हैं। यानी कि आप 2.2 से शुरू हो रहे हैं ना, तो आप ऐसा करिए, इसको 2.2 से लेके 2.4 तक बना लीजिए, या फिर 5 का कर लीजिए। तो 2.2 से 5 ऐड कर देंगे तो 2.7 2.7 बन जाएगा। फिर 2.7 से आप क्या बनाएंगे, 7 में 5 ऐड कर देंगे 3.2, ठीक है ना। 3.2 से कहा जाएंगे 3.7, और फिर इससे क्या जाएगा 4.2, लास्ट 4.2 था। अच्छा 4.2 से फिर कहा जाएंगे 4.7। हमारा डेटा यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करो, पहला नंबर क्या है 2.6, इसमें आएगा टैली मार्क लगा दो। अगला नंबर क्या है 3.0, इसमें आएगा टैली मार्क लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 3.7, किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें लास्ट इसमें आएगा, लास्ट से सेकंड में 3.7, तो इसमें टैली मार्क लगा दो। उसके बाद क्या है 3.2, 3.2 इसमें आएगा या इसमें, सेकंड वाले में। हमेशा अपर लिमिट को नहीं कंसीडर किया जाता, लोअर लिमिट को ही, ठीक ना। तो 3.2 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट किस में आ जाएगा 2.2, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। 4.1, 4.1, 4.1। इसी तरह आप सारे डेटा का कलेक्शन करके इसको अरेंज कर देंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया है 2 से 2.5 आप कर दो। आपको क्या बोला 2 से 2.5, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। 2 से 2.5 बनाएंगे, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, और 4.5 से 5.0, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको दिया गया है तब तो उसी तरीके से करो, अब जैसे दिया हुआ है तो इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे कर दीजिए। लेकिन इतना बड़ा इंटरवल कभी मत लीजिएगा जिससे इसकी पार्टीशन 2 या 3 ही हो। मान लो यहां पर मैं 5 ना लेके 10 ले लेता, 2.2 के बाद 3.2, 3.2 से 4.2, 4.2 से 5.2, खत्म हो गया। तो ये दो बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, 3 ही पार्ट बने ना। तो ऐसे नहीं करना कभी भी, हमेशा कोशिश करना 5 या 6 पार्ट्स में वो डिवाइड हो, ठीक है ना। रेंज ये ध्यान रखना है, रेंज हमेशा मिनिमम 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। नेक्स्ट देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ को कैसे बनाना है यहाँ पर। कितने तरह के ग्राफ जानते हैं, हाँ, बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इनके अलावा कुछ नहीं। और भी होते हैं, ये वाला ग्राफ नहीं देखा है, ऐसे गोल सा बना रहता है, पाई चार्ट, सही है, पाई चार्ट। और ऐसा कोई ग्राफ भी देखा है क्या जिसमें डायग्राम्स बने हों, है ना, पिक्टोग्राफ होता है, तो पिक्टोग्राफ। और कुछ,
बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, इसके अलावा कुछ जानते हैं? ऐसा कोई ग्राफ देखा आज तक? नहीं देखा है? होता है ये ग्राफ, लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये पांच, ये तरह के ये पांच ग्राफ होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी का एक केस होता है, हिस्टोग्राम और इसका ही। ठीक है ना? तो बार ग्राफ तो आप जानते हो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हिस्टोग्राम भी तो इसी टाइप का दिखता है? होता नहीं है। तो अंतर है दोनों में कुछ? कैसे पता चलेगा बार ग्राफ कब बनेगा, हिस्टोग्राम कब बनेगा? जो बच्चे ऑनलाइन है वो बता सकते हैं क्या? देखने में एक जैसे उन्हें होता है, हो सकते हैं, तो फिर हो सकता है कंफ्यूजन भी हो कब कौन सा बनेगा। क्या पता है कैसे कब कौन सा बनेगा? नहीं। किसी को कोई आइडिया, कुछ भी बोलना चाहे तो? गलत सही जो भी आंसर देंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। देखिए, अगर चीजें रट रखी हैं तो कभी याद नहीं आएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आप भूलोगे। याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी चीजें याद नहीं करनी, उसको समझिए। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर समझ ली तो आप समझ जाएंगे कब कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो, डायमेंशन की बात होती है, डायमेंशन, है ना? जैसे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मूवीज होती है ना, 3 डायमेंशनल मूवीज होती है, 2 डायमेंशन की होती है। आजकल 8D 9D भी होता है, 9 डायमेंशन, 10 डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि चीजों को ऐड करते जाना, है ना? जैसे कि जब एक चाय बनाते हैं वो 4 डायमेंशनल होती है। कैसे? उसमें 4 चीजें मिली होती हैं, है ना? अगर कोई मोबाइल बना रहे हैं, उसमें कितने, अगर मोबाइल के फीचर्स की बात करें तो ये 1 डायमेंशनल पहले था, जिस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज भेज सकते थे। सबसे पहले मैसेज भेजने का ही सिस्टम आया था, पेजर से। फिर उसके बाद कॉल का आ गया, तो 2 डायमेंशन हो गया। फिर उसमें कैलकुलेटर आ गया, 3 डायमेंशन हो गया। फिर कैलकुलेटर के बाद उसमें कैमरा आ गया, तो 4 डायमेंशन हो गया। तो जितनी चीज कोई चीज में ऐड होती है उसके उतने डायमेंशन होते हैं। समझ गए बात? लेकिन इन एक दूसरी बात का ध्यान, एक चीज ध्यान रखना, जो भी डायमेंशन की बात कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए जिसे आप मेजर कर सको। क्या कर सको? मेजर। जैसे किसी का हाइट मेजर कर रहे हो तो वो 1 डायमेंशन है। मैं क्लास के सभी स्टूडेंट का हाइट मेजर कर लूं, 1 डायमेंशन। लेकिन हर एक स्टूडेंट का हाइट और वेट दोनों मेजर करूं तो 2 डायमेंशन। क्या हाइट और वेट दोनों मेजर किया जा सकता है? मेजर कर सकते हैं कि नहीं? मेजर कर सकते हैं कि नहीं? नापना, क्या हाइट और वेट को नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता? कर सकते हैं ना? तो है वो, तो ये डायमेंशन कहलाएगा। लेकिन तो यहां पर ये 2 डायमेंशन होगा। लेकिन मान लो आपका एक स्टोर है, आप फ्रूट सेल करते हो, फ्रूट्स वगैरह का स्टोर है आपका, है ना? आप 12 महीने के जो भी फ्रूट्स आते हैं सभी का कलेक्शन, चाहे सीजन हो चाहे ना हो, एक स्पेशल टाइप का स्टोर है आपका जिसपे हर टाइप के फ्रूट आपको मिलेंगे ईच एंड एवरी डे। ठीक है, तो आप ये, अगर आप इस चीज का ध्यान रखना चाहते हो कि मेरा पर्टिकुलर टाइप का फ्रूट, कौन सा फ्रूट की सेलिंग कितनी होती है, तो आपने पाया कि मैंगो की सेलिंग 80 kg पर डे है, ऑरेंज की सेलिंग 60 kg पर डे है, एप्पल्स की सेलिंग 90 kg पर डे है। एक बात बताओ, केजी जो मेजर कर रहे हो, वेट, क्या ये मेजर, मतलब ये जो चीज है मेजर हुई है ना, वेट? लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपके मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल, क्या ये मेजर किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। तो ये 1 डायमेंशनल हुआ कि 2 डायमेंशनल? 1। तो इससे क्या पता चला? इससे ये बात पता चली
कि प्रोडक्ट्स अलग अलग हो, चीजें अलग अलग हो, भले ही इसमें दो जानकारी है कि मैंगो और उसका सेलिंग दो चीजें हैं, लेकिन इसमें 80 जो केजी है उसको तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन मैंगो को मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में जो डेटा हमारा वन डायमेंशनल हो उसमें हमेशा बार ग्राफ इस्तेमाल करना। और अगर उसमें दो चीजें आ जाए, जब हाइट और वेट दोनों नाप रहे हो, है ना, तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? ये होता है अंतर। जैसे कि आप इस चीज का डेटा देख रहे हो कि आप इस चीज का देख रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड ऑन ईच डे ऑफ वीक। आप इस चीज को देख रहे हो कि आपने हफ्ते के हर दिन कितने घंटे पढ़ाई की। तो पहले दिन कितना घंटे किया, दूसरे दिन कुछ करोगे, तीसरे दिन कुछ करोगे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 7 दिन। तो पहला दिन, दूसरा दिन, ये सब मेजर किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो ये वन डायमेंशन है, तो इसमें बार ग्राफ बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको पता है कि 2003 से लेके 2004 तक आप इस सब्जेक्ट में ऐसे थे, फिर 4 से 6 तक इस सब्जेक्ट में ऐसे थे, तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक, समय को मेजर किया जा रहा है 2003 से लेके 2004 तक का पूरा समय, और दूसरा उस समय आपका बिहेवियर कैसा था किसी सब्जेक्ट के प्रति, वो भी मेजर किया। तो यहाँ पर ये डेटा टू डायमेंशनल है, तो वहां हिस्टोग्राम बनेगा। समझ गए दोनों में अंतर, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर? तो बहुत बेसिक सा चीज है, ध्यान रखिएगा इसको हमेशा। ठीक है ना? तो ये होता है इसमें अंतर। तो अपने अपनी बुक में कुछ एग्जांपल्स को देखिए, कुछ एग्जांपल्स को देखिएगा। ठीक है ना? जैसे है हिस्टोग्राम के लिए एग्जांपल दिया है ना, टेबल नंबर 40, फिगर नंबर 14.3, पेज नंबर 250 पर। ठीक है ना? और इसी तरह बार ग्राफ के लिए भी दिया है, फिगर नंबर 14.2, पेज नंबर 249 पर। ठीक है ना? 249 और 250। 249 वाला देखिए, ग्रोसरी आइटम्स हैं, और अगले पे नहीं, हिस्टोग्राम में टू डायमेंशनल डेटा है, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों चीज मेजर हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हिस्टोग्राम बना है। लेकिन पिछले वाले में ग्रोसरी के आइटम, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, इन सब पे आप कितना खर्चा कर रहे हो मंथ का, वो लिखा है। तो यहाँ पर बार ग्राफ बना है। ठीक है ना? क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, तो ये अंतर होता है बेसिक सा दोनों में। ठीक है ना? अब आप जज कर लोगे कभी भी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दो,